नमो नमः। हेलो मित्रों, हमारे चैनल वर्ड मातृका में आप सभी का स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए टीजीटी संस्कृत मॉडल पेपर 2021 को लेकर उपस्थित हुए हैं, जो आपके लिए बहुत उपयोगी हो, यही मेरी शुभकामना है। इस मॉडल पेपर में बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो पिछले कई परीक्षाओं में टीजीटी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो हम जो प्रश्न महत्वपूर्ण हों उसी को इस मॉडल पेपर में रखें, इस बात को ध्यान में रखते हुए इस मॉडल पेपर को बनाए हैं। तो बच्चों, आइए अब हम चलते हैं मॉडल पेपर पे। उसमें प्रश्न नंबर 1 है, कारापीड का पुत्र है। कारापीड का पुत्र है, इसमें ए 4 विकल्प हैं। ए सुकनास, बी इंद्रायुध, सी चंद्रापीड और डी चित्रभानु। तो बच्चों, इसमें सही विकल्प है सी चंद्रापीड। कारापीड का पुत्र जो है चंद्रापीड था। दूसरा प्रश्न है, वैशंपायन किसका पुत्र है। इसमें 4 विकल्प हैं। तारापीड का, बी सुकनास का, सी चंद्रापीड का, डी पुंडरीक का। तो वैशंपायन जो है सुकनास का पुत्र है, तो बी विकल्प इसका सही होगा। बच्चों, सुकनास जो है तारापीड का मंत्री था और उसका पुत्र जो है वैशंपायन था। अब अगला प्रश्न है, तारापीड का मंत्री है। 4 विकल्प हैं। ए सुकनास, बी इंद्रायुध, सी अर्थपत्ति, डी चित्रभानु। तो मित्रों, इसमें सही विकल्प है ए सुकनास। तारापीड का मंत्री सुकनास है। चौथा प्रश्न है, महाश्वेता का आश्रम कहाँ स्थित है। ए अछोत सरोवर में, बी हेमकूट में, सी मानसरोवर में, डी पंपा सरोवर में। तो मित्रों, इसमें सही विकल्प है ए अछोद सरोवर में। महाश्वेता का आश्रम अछोद सरोवर में स्थित था। कादंबरी किसकी पुत्री है। अगला प्रश्न है बच्चों, कादंबरी किसकी पुत्री है। इसमें 4 विकल्प है। ए शुद्रक की, बी श्वेतकेतु की, सी गंधर्वराज चित्ररथ की। बच्चों, कादंबरी जो है गंधर्वराज चित्ररथ की और मदिरा की पुत्री है। अब अगला प्रश्न है, तारापीठ की राजधानी है। तारापीठ की राजधानी है, इसमें 4 विकल्प हैं। ए उज्जैनी, बी विदिशा, सी कश्मीर, डी मालवा। तो मित्रों, तारापीठ की राजधानी उज्जैनी है, इसलिए विकल्प ए सही है, उज्जैनी। कादंबरी कथा का प्रधान नायक है। कादंबरी कथा का प्रधान नायक कौन है। इसमें 4 हैं विकल्प। ए चंद्रापीड, वी वैशंपायन, सी जाबाली, डी कपिंजल। तो मित्रों, कादंबरी कथा का प्रधान नायक जो है चंद्रापीड है, इसलिए इसका सही विकल्प होगा ए। तो इसका सही विकल्प है चंद्रापीड। बाणभट्ट की कादंबरी क्या है। मित्रों, अगला प्रश्न है, बाणभट्ट की कादंबरी क्या है। इसमें 4 विकल्प हैं। कथा, बी है आख्यायिका, सी है मुक्तक और डी महाकाव्य। तो बाणभट्ट की कादंबरी जो है कथा है, यह कथा विधा के अंतर्गत आती है, तो इसका सही विकल्प होगा ए कथा। अगला प्रश्न है मित्रों, करिणः। करिणः पद का अर्थ है। करिणः पद का अर्थ क्या है। इसमें 4 विकल्प है। ए गजाह, बी अश्वाह, सी किरणम, डी हस्ता। तो करिणः का अर्थ होता है बच्चों गजाह, तो हमारा सही विकल्प है ए और हम ए पर टिक करते हैं। अब अगला प्रश्न है बच्चों, बाणस्तु पंचानन। बाणस्तु पंचानन यह किसका कथन है। मखंक का, श्री चंद्रदेव का, गोवर्धन का, डी राजशेखर का। तो इसमें आप जानते हैं मित्रों कि बाणस्तु पंचानन जो है श्री चंद्रदेव का है, तो हम जो है विकल्प बी पर टिक करते हैं। और यह प्रश्न थोड़ा आपको भ्रम में डालने वाला है, क्योंकि देखिए बाणस्तु पंचानन जो है श्री चंद्रदेव ने इसको कहा है, लेकिन पंच बाणस्तु बाण, इससे मिलती जुलती सुक्ति है, बाढ़ के ऊपर कही गई है। पंच बाणस्तु बाण जिसको आचार्य जयदेव ने कही है, तो यह बात एकदम अपने ध्यान में रखिएगा कि बाणस्तु पंचानन आए तो श्री चंद्रदेव पर ट्रिक करिएगा, और पंच बाणस्तु बाण आए तो आचार्य जयदेव पर ट्रिक करिएगा। अगला प्रश्न है बच्चों, अपरिणामो पशमो दारुड़ो लक्ष्मी मदः, यह सुक्ति कहाँ से उद्धृत है, मतलब कहाँ से ली गई है। ए विकल्प है कादंबरी सुकनासोपदेश से, बी कादंबरी कथामुख से, सी कादंबरी महाश्वेता वृतांत से, डी कादंबरी उत्तरार्ध भाग से। तो मित्रों जो है यह इसमें सही है ए विकल्प कादंबरी सुकनासोपदेश से। यह जो है अपरिणामो पश्मो दारुड़ो लक्ष्मी मद, यह सुक्ति जो है कादंबरी सुकनासोपदेश से ली गई है। इसका अर्थ है कि धन मद अंतिम अवस्था में, मतलब धन का जो मद है, धन से जो उत्पन्न मद होता है, वह अंतिम अवस्था में भी शांत नहीं होता।
तो यह सूक्ति जो है कादम्बरी सुखनासोपदेश से है, तो हम ए विकल्प पर ट्रिक करते हैं। अब अगला प्रश्न है बच्चों, त्रिभुवन प्रसव भूमिरिव विस्तीर्णा विशेषता किसके लिए प्रयुक्त है? इसमें 4 विकल्प हैं, ए विदिशा, बी उज्जैनी, सी विंध्याटवी, डी हेमकूट। तो बच्चों इसमें सही विकल्प है विदिशा। यह जो है सूक्ति यह विदिशा के लिए कही गई है, विदिशा की विशेषता इसमें बताई गई है, तो सही विकल्प है ए विदिशा। अगला प्रश्न है बच्चों, कादंबरी रचना के लेखक कौन है? मतलब कादंबरी कथा जो है उसके लेखक कौन है, रचनाकार कौन है? तो इसमें 4 विकल्प है, ए भट्ट नारायण, बी भट्टोजी दीक्षित, सी बाण भट्ट, डी दंडी। तो इसमें बच्चों सही विकल्प है सी बाण भट्ट, क्योंकि कादंबरी रचना के लेखक जो हैं बाण भट्ट हैं। अगला प्रश्न है, शिवराज विजयम साहित्य की किस विधा के अंतर्गत आता है? विधा के बारे में पहले भी बता चुके हैं, हमारी पुरानी वीडियो में देखिएगा, विधा पे विस्तार से चर्चा की गई है। तो विधा मतलब किस विधा के अंतर्गत शिवराज विजयम आता है? ए है कथा, बी आख्यायिका, सी ऐतिहासिक उपन्यास, डी निबंध। तो बच्चों इसमें सही विकल्प है सी ऐतिहासिक उपन्यास। शिवराज विजयम जो है ऐतिहासिक उपन्यास है। इस अगला प्रश्न है बच्चों, शिवराज विजयम के रचनाकार हैं, मतलब शिवराज विजयम जो रचना है इसके रचनाकार कौन है या लेखक कौन है? तो इसमें 4 विकल्प है, ए बाण भट्ट, बी दंडी, सी पंडित क्षमाराव, डी पंडित अंबिका दत्त व्यास। तो इसका सही विकल्प है पंडित अंबिका दत्त व्यास। तो हम डी पे ट्रिक करते हैं। बच्चों शिवराज विजयम के रचनाकार जो है पंडित अंबिका दत्त व्यास हैं। अगला प्रश्न है, शिवराज विजयम के नायक हैं। शिवराज विजयम के नायक कौन है? तो इसमें जो है 4 विकल्प है, ए महाराष्ट्र केसरी शिवाजी, बी शिवजी, सी औरंगजेब, मतलब उनको औरंगजेब भी कहते हैं, औरंगजेब भी कहा गया है, डी है अफजल खान। तो बच्चों इसमें सही विकल्प है ए महाराष्ट्र केसरी शिवाजी। इसमें जो है देखिए 2 विकल्प ऐसा है, शिवजी और शिवाजी, तो आप भ्रम की स्थिति में मत आइएगा। यहाँ पे सही विकल्प है ए महाराष्ट्र केसरी शिवाजी, यही जो है इस रचना के नायक हैं और इन्हीं के चरित्र के बारे में इसमें चर्चा की गई है। अगला प्रश्न है उस पर हम चलते हैं कि अंबिका दत्त व्यास का जन्म कहाँ हुआ? मतलब अंबिका दत्त व्यास जी का जन्म हुआ था, ए जयपुर में, बी काशी में, सी बिहार में, डी महाराष्ट्र में। तो बच्चों अंबिका दत्त व्यास जी का जन्म जयपुर में हुआ था, इसलिए उसका सही विकल्प है ए जयपुर में। अगला प्रश्न पे हम चलते हैं, अगले प्रश्न पर कि एक घड़ी से तात्पर्य है 24 मिनट से। एक घड़ी अर्थात 24 मिनट में 100 श्लोक बना लेने के कारण अंबिका दत्त व्यास जी को उपाधि मिली। कौन सी उपाधि मिली? इसमें दिया गया है 4 विकल्प है, ए है घटिका शतक, बी है शतक घट, सी है शतक महारथी और डी है घट शतकी। देखिए बच्चों इसमें ऐसा है कि भ्रम में डालने के लिए सब में शतक जोड़ा गया है कि आप शतक घट है, घटिका शतक है, इसी तरह से आप कंफ्यूज हो जाएं और गलत उत्तर कर दें। तो इसको एकदम ध्यान में रखना है कि क्या है, इसका सही विकल्प है ए घटिका शतक। मतलब एक घड़ी में 100 श्लोक, घटिका मतलब एक घड़ी और शतक 100 श्लोक को बना लेने के कारण अंबिका दत्त व्यास को उपाधि मिली। तो इसका सही विकल्प है ए घटिका शतक। और बच्चों जो है अंबिका दत्त व्यास को एक और उपाधि मिली थी जो है शतावधान। शतावधान उसमें क्या था, 100 प्रश्नों को एक साथ ही सुनकर उन सभी प्रश्नों का उत्तर उसी क्रम में देने की अद्भुत क्षमता होने से उन्हें शतावधान की उपाधि दी गई थी। यह दोनों ही उपाधि बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए दोनों उपाधि को अपने मस्तिष्क में एकदम फीड कर लीजिए, उसको रट लीजिए कि कौन कौन सी उपाधि उनको दी गई है। तो बच्चों अगला प्रश्न है, हम उस पर चलते हैं। त्रियामा पद का अर्थ है, त्रियामा पद का अर्थ है यामिनी, विभावरी, रात्रि और इसका आखिरी विकल्प है उपर्युक्त सभी। तो बच्चों इसमें जो है त्रियामा का अर्थ यामिनी माने भी रात्रि होता है, विभावरी माने भी रात्रि होता है और रात्रि तो रात्रि है। यह जो है एक ही शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं, तो इसलिए इसका सही विकल्प होगा डी उपर्युक्त सभी। कहीं आप ऐसा मत करिएगा कि बस फट दे एक ही ठोक रात्रि पे लगा दीजिए या विभावरी पे या यामिनी पे, तो गलत हो जाएगा। आपको पूरा विकल्प पढ़ना पड़ेगा और देखना है कि सब सही है, तो आपको डी विकल्प उपर्युक्त सभी पे टिक करना होगा। अगला प्रश्न है बच्चों, बटुरसौ आकृत्या सुंदर वर्णेन गौरव जटा ब्रह्मचारी वैसा षोडश वर्ष देशीय। इन पंक्तियों में वर्णन है, इसमें किसका वर्णन है? इसमें 4 विकल्प है, गौर बटु का, श्याम बटु का, दोनों का, ब्रह्मचारी गुरु का। तो इसमें बच्चों सही विकल्प है ए गौर बटु का। यह जो है गौर बटु के बारे में यह पंक्ति कही गई है, इसलिए हम ए गौर बटु पे ट्रिक करते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, शिवराज विजयम में निश्वासों की संख्या है। शिवराज विजयम में निश्वासों की संख्या है, इसमें 4 विकल्प, ए 22, बी 12,
सी 21, डी 20। तो इसका सही विकल्प है बी 12। शिवराज विजयम में बच्चों 12 निश्वास हैं। शिवराज विजयम निश्वासों में बटा हुआ है और इसमें जो है 12 निश्वास हैं और 3 विराम है। कहीं कहीं पूछा जाता है कि इसमें कितने विराम हैं, तो इसमें 3 विराम है और प्रत्येक विरामों में जो है प्रत्येक विराम में 4-4 निश्वास हैं। इस तरह से 12 निश्वास हो गए। अगला प्रश्न है बच्चों, योगीराज के नेत्र थे। योगीराज के नेत्र कैसे थे? इसमें विकल्प है ए विशाल, बी रक्तवर्ण, सी कमलवत, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही विकल्प है ए विशाल। तो हम ए पे ट्रिक करते हैं। बच्चों योगीराज के नेत्र विशाल थे, इसलिए हम ए को सही करते हैं। अगला प्रश्न है, योगीराज का शरीर था। योगीराज का शरीर था ए सुगठित, बी स्थूल, सी दुर्बल, डी सुंदर। तो बच्चों जो है योगीराज का शरीर जो था स्थूल था, तो हम विकल्प बी स्थूल पर ट्रिक करते हैं। अब हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम के रचयिता हैं। इससे संबंधित वीडियो हम आपको पहले भी दे चुके हैं और इसमें बहुत सारी चर्चा विस्तृत रूप में की गई है। आप उसको देखिए और पढ़िए, समझिए, ताकि आपको प्रश्न करने में कोई समस्या न आए। तो बच्चों इसमें जो है 4 विकल्प है, ए भवभूति, बी कालिदास, सी श्रीहर्ष, डी भास। तो इसका सही विकल्प है बी कालिदास। तो हम कालिदास पे ट्रिक करते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, अभिज्ञान शब्द का अर्थ है। अभिज्ञान शब्द का अर्थ क्या है या तात्पर्य क्या है? इसमें 4 विकल्प है, ए ज्ञान होना, बी स्मरण होना, सी पहचान और डी अभियान होना। तो देखिए इसका सही विकल्प है सी पहचान। इसमें जो है शकुंतला की पहचान होती है, उसी के नाम पर, इसी के नाम पे जो है अभिज्ञान शाकुंतलम पड़ा है। अभिज्ञान शाकुंतलम से तात्पर्य है शकुंतला की पहचान। आपको पता है कि दुर्वासा जब श्राप दे देते हैं और उसके परिणाम स्वरूप दुष्यंत शकुंतला को भूल जाता है, और दुर्वासा ने यह भी कहा था कि उसकी पहचान जब दुष्यंत भूल जाएगा तो कोई निशानी दिखाने पर फिर दुष्यंत को शकुंतला के बारे में स्मरण हो जाएगा, तो वह अंगूठी को दिखाने पर उसकी पहचान हो जाएगी, इसलिए है शकुंतला की पहचान। अभिज्ञान शाकुंतलम के सहित कालिदास ने कितने नाटक लिखे हैं? बच्चों अगला प्रश्न है कि अभिज्ञान शाकुंतलम के सहित कालिदास ने कितने नाटक लिखे हैं? तो इसमें 4 विकल्प है, ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। तो बच्चों इसमें सही ऑप्शन है बी 3। कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम के सहित 3 नाटक लिखे हैं। पहला अभिज्ञान शाकुंतलम, दूसरा विक्रमो उर्वशीयम, तीसरा मालविकाग्नि मित्रम। अब बच्चों हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम साहित्य की विधा के अंतर्गत है, मतलब अभिज्ञान शाकुंतलम किस साहित्य की किस विधा के अंतर्गत आता है? तो इसमें चर्चा पहले भी हो चुकी है। यह जो है नाटक है। इसमें 4 विकल्प है, ए महाकाव्य है, बी नाटक है, सी नाटिका है, डी चंपू काव्य है। तो बच्चों इसमें सही विकल्प है नाटक। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक विधा के अंतर्गत आता है, इसलिए हम बी पे ट्रिक करते हैं। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम का कथानक है। इसका कथानक कैसा है? ए ऐतिहासिक है, बी उत्पाद्य है, सी ऐतिहासिक होने पर भी कुछ परिवर्तित है, डी इनमें से कुछ भी नहीं है। तो बच्चों यह जो है इसका सही विकल्प है सी, ऐतिहासिक होने पर भी कुछ परिवर्तित है। मतलब इसकी कथा तो ऐतिहासिक है, लेकिन इसमें महाकवि कालिदास ने परिवर्तन भी किया है। तो हमारा सही विकल्प है सी। अब बच्चों इसका अगला प्रश्न है, अभिज्ञान शाकुंतलम में कितने अंक हैं? तो अभिज्ञान शाकुंतलम में कितने अंक हैं? इसमें 4 विकल्प हैं, ए 5, बी 6, सी 7, डी 8। तो इसका सही विकल्प है बच्चों सी 7। अभिज्ञान शाकुंतलम में 7 अंक हैं। अगला प्रश्न है, अभिज्ञान शाकुंतलम का कौन सा अंक सर्वश्रेष्ठ माना गया है? कौन सा अंक सर्वश्रेष्ठ माना गया है? इसमें जो है 4 विकल्प हैं, ए पहला अंक, बी दूसरा अंक, सी तीसरा अंक, डी चौथा अंक। तो बच्चों इसका सही उत्तर है डी चौथा अंक। अभिज्ञान शाकुंतलम का चतुर्थ अंक बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें करुण रस की निष्पत्ति हुई है और जो है इसमें महर्षि कणु के द्वारा शकुंतला को विदाई के अवसर पे उपदेश दिए गए हैं, और यह अंक बहुत ही महत्वपूर्ण है। वैसे तो प्रश्न आपके 7 अंक से पूछ लिए जाते हैं, भले ही कहीं कहीं हो कि सिलेबस में सिर्फ चतुर्थ अंक है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं, आपको पूरा ग्रंथ पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी अंक से आपको सुक्ति या किस वाक्य को किस पात्र ने कहा है इस पर चर्चा होती है। अब बच्चों अगला प्रश्न है, दुर्वासा ऋषि के आश्रम में पदार्पण के समय शकुंतला किसके ध्यान में मग्न थी? मतलब जिस समय दुर्वासा ऋषि आश्रम में आए तो शकुंतला किसके ध्यान में मग्न थी कि उनकी आवाज को नहीं सुन पाई? तो इसमें 4 विकल्प है, ए कण्व ऋषि के, बी दुष्यंत के, सी सद्य प्रसूता हरिणी के, डी 9 पल्लव युक्त लता के। तो बच्चों इसमें जो सही विकल्प है बी दुष्यंत के।
जिस समय दुर्वासा ऋषि आते हैं वह शकुंतला जो है दुष्यंत के ध्यान में मग्न थी। अगला प्रश्न है बच्चों, अब हम उस पर चलते हैं। दुर्वासा ऋषि ने शकुंतला को क्या शाप दिया? अब बच्चों अगला प्रश्न है कि दुर्वासा ऋषि ने शकुंतला को क्या शाप दिया। इसमें 4 विकल्प है। ए कि तू याद करी विद्या भूल जाएगी, बी है कि तू अस्वस्थ हो जाएगी, सी कि तेरा पुत्र तुझे भूल जाएगा, डी कि तू जिसके ध्यान में बैठी है वे तुझे भूल जाएगा। तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि याद करी हुई विद्या भूल जाएगी, और यह भी नहीं है कि तू अस्वस्थ हो जाएगी, और यह भी नहीं है कि तेरा पुत्र तुझे भूल जाएगा। इसका सही विकल्प है कि तू जिसके ध्यान में बैठी है वो तुझे भूल जाएगा। तो मित्रों हम डी विकल्प पर निशान लगाते हैं। अगला प्रश्न है, दुर्वासा ऋषि ने साप मोचन किस तरह बताया? कि जब सांप का प्रभाव पड़ेगा कि दुष्यंत उसे भूल जाएगा तो उसका निवारण कैसे होगा, उसको दूर कैसे किया जाएगा, तो उसका उपाय बताया कि ए है 6 महीने बाद दुष्यंत को स्वतः शकुंतला का स्मरण आ जाएगा, बी बसंत ऋतु में आम्र मंजरी देखकर दुष्यंत को शकुंतला की याद आ जाएगी, सी किसी अभिज्ञान अर्थात पहचान देखने से दुष्यंत को शकुंतला का स्मरण हो जाएगा, डी पुनर्जन्म में दुष्यंत को शकुंतला का स्मरण। तो बच्चों इसमें सही विकल्प है सी, किसी अभिज्ञान अर्थात पहचान को देखने से दुष्यंत को शकुंतला का स्मरण हो जाएगा। जब जो है दुर्वासा ऋषि शकुंतला को श्राप दे देते हैं तो अनुसूया और प्रियंवदा जो शकुंतला की सखियां हैं अनुनय विनय करती हैं दुर्वासा ऋषि से कि वह जो है अबोध बालिका है, इतना कठोर दंड मत दीजिए। तो बहुत मुश्किल से किसी तरह से कुछ द्रवित करती हैं दुर्वासा को। तो दुर्वासा ऋषि कहते हैं कि कोई पहचान दिखाने पर दुष्यंत को शकुंतला का स्मरण हो जाएगा। तो बच्चों हमारा सही विकल्प है सी। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। कण्व ऋषि को इस नाम से भी पुकारते हैं। कण्व ऋषि को और नाम से भी पुकारते थे, इसी की चर्चा इसमें है। ए गौतम ऋषि, बी कश्यप ऋषि, सी काश्यप ऋषि, डी विश्वामित्र ऋषि। तो बच्चों इसमें सही विकल्प है सी काश्यप ऋषि। लेकिन यह बात ध्यान में रखिएगा कि देखिए दोनों विकल्प में आप भ्रम में पड़ सकते हैं। कश्यप ऋषि भी दिया है और काश्यप ऋषि भी दिया है, आपको ध्यान में रखना है कि काश्यप ऋषि ही ट्रिक करना है। अगले प्रश्न पे हम चलते हैं। चतुर्थ अंक की विषय वस्तु मानवीय जीवन की किस घटना पर आधारित है? मतलब चतुर्थ अंक के विषय वस्तु जो है या अंक में किस विषय के ऊपर चर्चा की गई है, मानवीय जीवन की किस घटना पर आधारित है? इसमें ए है बच्चे के जन्म के अवसर को, बच्चे के गुरुकुल जाने के अवसर की, सी बेटी की शादी होने पर विदाई के अवसर की, डी मृत्युपरांत श्मशान जाने की अवसर की। तो मित्रों इसमें सही विकल्प है सी बेटी की शादी होने पर विदाई के अवसर की। अब अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। अर्थो ही कन्या परकीय एवं में, एवं नहीं है बच्चों, यहाँ थोड़ा सा गलती हो गया। परकीय एवं में कन्या की उपमा किस उपमान के साथ दी है? ए कमलिनी के साथ, बी धरोहर के चांदनी के साथ, और सी धरोहर के साथ, डी ब्याज के साथ। तो बच्चों इसका सही विकल्प है सी धरोहर के साथ। कि जब शकुंतला अपने पति गृह चली जाती है तो महर्षि कण्व बहुत ही निश्चिंतता का अनुभव करते हैं और कहते हैं अर्थो ही कन्या परकीय एवं, कि कन्या भी एक धरोहर के समान है जो पिता के घर में धरोहर के रूप में रहती है, और पिता जब उसको पति को सौंप देता है तो वह निश्चिंत हो जाता है। जैसे किसी की अमानत या बहुमूल्य वस्तु किसी के घर में रख दी जाती है और जब तक वह व्यक्ति उसके मालिक को वापस नहीं कर देता है तब तक वह चिंतित रहता है उसकी सुरक्षा को लेकर। तो मित्रों अब हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना करते समय कवि कालिदास की किस मौलिकता के कारण दुष्यंत का चरित्र उदात्त बन पाया? इसमें 4 विकल्प है। पहला ए है शकुंतला जैसी प्रकृति पुत्री को प्रेम करने के कारण, बी है भारतवर्ष के वीर सम्राट की छवि प्रस्तुत करने के कारण, सी दुर्वासा ऋषि के शाप की कल्पना के कारण, और डी है बच्चों पहचान के रूप में अंगूठी देने के कारण। तो इसका सही विकल्प है सी दुर्वासा ऋषि के शाप की कल्पना के कारण। तो हम सी विकल्प पर ट्रिक करते हैं। अब बच्चों जो है इसका अगला प्रश्न है मॉडल पेपर का। साहित्य की सभी विधाओं में से सर्वाधिक रम्यतापूर्ण विधा है, मतलब साहित्य की जो सभी विधाएं हैं उसमें से कौन सबसे ज्यादा रमणीय है, कौन सी विधा है, उसी की चर्चा है इसमें। तो इसमें 4 विकल्प ए है महाकाव्य, बी गीति काव्य, सी कथा, और डी है नाटक। तो इसका सही विकल्प है डी नाटक। तो मित्रों हम नाटक पे ट्रिक करते हैं, डी विकल्प पे ट्रिक करते हैं नाटक। कहा भी गया है काव्येषु नाटकम रम्यम, कि काव्यों में नाटक रमणीय होता है। मित्रों अगले प्रश्न पे हम चलते हैं। उत्तर रामचरितम के रचयिता हैं, मतलब उत्तर रामचरितम
भी नाटक है, इसको कौन रचा है, इसके रचनाकार कौन है? तो इसमें 4 विकल्प है। ए कविभास, बी कालिदास, सी विशाखदत्त, डी भवभूति। तो इसके रचनाकार जो हैं भवभूति हैं। तो बच्चों हम डी विकल्प भवभूति पर ट्रिक करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना भवभूति की नहीं है? इसमें 4 है। ए प्रतिमा नाटकम, बी उत्तर रामचरितम, सी मालती माधवम, डी महावीर चरितम। तो बच्चों इस पे ध्यान दीजिएगा, कभी कभी बहुत भ्रम की स्थिति में लोग पड़ जाते हैं और आता हुआ प्रश्न भी गलत हो जाता है। तो उत्तर रामचरितम और मालती माधवम, महावीर चरितम, ये तीनों नाटक जो है भवभूति की है। प्रतिमा नाटकम भवभूति की रचना नहीं है, यह महाकवि भास की रचना है। इसलिए जो है ए प्रतिमा नाटकम पर हम ट्रिक करते हैं। क्योंकि क्या पूछा प्रश्न में, निम्नलिखित में से कौन सी रचना भवभूति की नहीं है? नहीं है, अर्थात प्रतिमा नाटकम। अगला प्रश्न है, उत्तर रामचरितम नाटक रामायण के पूर्वार्ध पर आधारित है, उत्तरार्ध पर आधारित है, संपूर्ण रामायण पर आधारित है, या रामायण के एक अंश पर आधारित है? तो बच्चों इसमें सही विकल्प है बी उत्तरार्ध पर आधारित है। आप जानते हैं कि उत्तर रामचरितम जो है नाम से भी स्पष्ट है, इससे संबंधित वीडियो हमारी देखिएगा और उसके बारे में पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी पूरी वीडियो देखेंगे तो, कि वाल्मीकि का जो रामायण है उसका जो उत्तर भाग है उसी पर आधारित उत्तर रामचरितम नाटक की रचना हुई है। अब जो है अगले प्रश्न पर चलते हैं मित्रों। उत्तर रामचरितम का प्रधान रस है, इसमें 4 विकल्प है, श्रृंगार रस, वीर रस, शांत रस और करुण रस। तो बच्चों इसमें जो है बड़े ही सुंदर तरीके से करुण रस का चित्रण महाकवि भवभूति ने किया है। तो इसका सही विकल्प है डी करुण रस। अब बच्चों अगले प्रश्न पे हम चलते हैं। लोपामुद्रा पत्नी है, लोपामुद्रा एक महिला पात्र है, उत्तर रामचरितम में पूछा गया है कि पत्नी है, अर्थात किसकी पत्नी है? तो इसमें 4 विकल्प है। ए वशिष्ठ की, बी अगस्त्य की, सी ऋष्यशृंग की और डी वाल्मीकि की। तो बच्चों इसमें सही विकल्प है बी अगस्त्य की। लोपामुद्रा जो है अगस्त्य की पत्नी है। अगला प्रश्न है, उत्तर रामचरितम में नदी के रूप में वर्णन नहीं है, मतलब कुछ पात्र इसमें ऐसे हैं जो नदी के रूप में वर्णित हैं, तो कौन नदी के रूप में वर्णित नहीं है उसी को बताना है। इसमें 4 विकल्प, ए तमसा का, बी मुरला का, सी वासंती का, डी भागीरथी का। तो इसमें सही विकल्प है बच्चों सी वासंती का, क्योंकि तमसा, मुरला और भागीरथी ये तीनों का नदी के रूप में वर्णन हुआ है, और वर्णन किसका नहीं है? तो वासंती का नहीं है। अगला प्रश्न है बच्चों, पुटपाक प्रति कासो रामस्य करुणो रस, यह कथन है, मतलब किसका कथन है इसके बारे में बताना है। तो इसमें 4 विकल्प है। ए तमसा का, बी मुरला का, सी वासंती का, डी सीता का। तो बच्चों इसमें सही विकल्प है बी मुरला का, यह मुरला का कथन है। अब बच्चों अगले प्रश्न पे चलते हैं हम कि लव और कुश किसके आश्रम में शिक्षा ग्रहण कर रहे थे? तो इसमें 4 विकल्प है। ए वशिष्ठ के, बी अगस्त्य के, सी विश्वामित्र के, डी वाल्मीकि के। तो बच्चों आप जानते हैं कि लव कुश जो है महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में पैदा हुए थे और वहीं वे उनका पालन पोषण हुआ और वहीं वे शिक्षा ग्रहण किए। तो इसका सही विकल्प है डी वाल्मीकि के। मित्रों अगला प्रश्न है, सीता को अदृश्य रहने का वरदान किसने दिया? इसका विकल्प है। ए भागीरथी ने, बी तमसा ने, सी लोपामुद्रा ने, डी इनमें से सभी ने। तो सीता को अदृश्य रहने का वरदान मित्रों भागीरथी ने दिया था, इसलिए हमारा सही विकल्प होगा ए भागीरथी, क्योंकि वह अदृश्य रह करके ही राम की मूर्छा दूर करती है। अब मित्रों अगले प्रश्न पे हम चलते हैं। हाँ मित्रों, तो हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। करुणस्य मूर्ति रथवा शरीरिणी किसने किसके लिए कहा? तो इसमें 4 विकल्प है। मुरला ने सीता के लिए, तमसा ने जानकी के लिए, वासंती ने वैदेही के लिए, सीता ने तमसा के लिए। तो बच्चों इसमें सही विकल्प है बी तमसा ने जानकी के लिए यह कथन कहा है, कि तमसा ने जानकी के लिए इसको कहा है। अब हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। राम दंडकारण्य में क्यों आए हैं? रामचंद्र जी दंडकारण्य वन में क्यों आए थे या क्यों आए हैं, इसी के बारे में पूछा जा रहा है। ए शंभूक के वध हेतु, बी सीता से मिलने हेतु, सी अगस्त्य के दर्शन हेतु, डी पंचवटी में घूमने हेतु। तो मित्रों इसमें जो है सही विकल्प है ए शंभूक के वध हेतु। श्री रामचंद्र जी दंडकारण्य वन में शंभूक राक्षस के वध हेतु आए थे। अगला प्रश्न है मित्रों, कुश और लौ की कौन सी वर्षगांठ मनाई जा रही है? इसमें पहला विकल्प है 10वीं वर्षगांठ, बी 12वीं वर्षगांठ, सी 6वीं वर्षगांठ और डी 9वीं वर्षगांठ। तो इसमें सही विकल्प है मित्रों बी 12वीं वर्षगांठ। कुश और लौ की 12वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान से देखिएगा।
अगला प्रश्न है बच्चों, नीति शतकम साहित्य की किस विधा के अंतर्गत है? नीति शतकम जो है साहित्य की किस विधा के अंतर्गत आता है? इसमें 4 विकल्प है। ए खंड काव्य, बी मुक्तक काव्य, सी प्रबंध काव्य और डी नाट्य। तो इसमें सही विकल्प है बी मुक्तक काव्य। यह जो है मुक्तक काव्य के अंतर्गत इसकी रचना हुई है। बच्चों अगला प्रश्न है, नीति शतकम के रचयिता हैं। नीति शतकम के रचयिता कौन है? ए भारवी, बी भवभूति, सी भर्तृहरि। भर्तृहरि में जो है रेफ छूट गया है, मिसप्रिंट हो गया है, इसको सुधार लीजिएगा। भर्तृहरि और डी है भूषण। तो इसका सही विकल्प है बच्चों भर्तृहरि, सी है भर्तृहरि। नीति शतकम के रचनाकार जो है भर्तृहरि हैं। अगला प्रश्न है, नीति शतकम में कितने श्लोक हैं? इसमें विकल्प है ए 50, बी 25, सी 111 और डी 200। तो बच्चों इसमें सही विकल्प है 111, लेकिन कभी कभी परीक्षा में गलत भी दे देता है। एक बार परीक्षा में आया था 100, जैसे 50 दे दिया, 25 दे दिया, 100 दे दिया, 200। तो आप बताइए न 50 है, न 25 है, न 100 है, न 200 है। सही तो है 111, लेकिन जब वह विकल्प नहीं था तो 100 पे ही लगाया गया और 100 को ही आयोग ने सही माना। लेकिन इसमें बच्चों सही विकल्प है सी 111। अगला प्रश्न है, नीति शतकम का विषय है। नीति शतकम का विषय है किसी एक संप्रदाय से संबंधित है, विज्ञान पर आधारित है, आध्यात्मिक संचेतना पर आधारित है और डी है मनुष्य मात्र को नीति कुशलता का उपदेश देने वाला है। तो मित्रों इसमें सही विकल्प है मनुष्य मात्र को नीति कुशलता का उपदेश देने वाला है। तो हम डी पे ट्रिक करते हैं। बच्चों अगला प्रश्न है, नीति शतकम की भाषा है। नीति शतकम की भाषा कैसी है? ए क्लिष्ट है, बी अलंकार प्रधान है, सी अति सरल सुबोध है और डी अति गंभीर है। तो इसका सही विकल्प है सी अति सरल सुबोध है। तो हम सी पर ट्रिक करते हैं। बच्चों नीति शतकम की भाषा जो है बहुत ही सरल है और सुबोध है, जिसको बहुत आसानी से जाना जा सकता है। अब हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। थोड़े से ज्ञान से स्वयं को ज्ञानी मानने वाले मनुष्य को कौन नहीं समझा सकते? ए ब्रह्मा, बी विष्णु, सी महेश, डी गणेश। तो इसमें सही विकल्प है बच्चों ए ब्रह्मा। मतलब अल्प ज्ञानी व्यक्ति को कोई समझा नहीं सकता, यानी ब्रह्मा भी नहीं समझा सकते। इसी की चर्चा इसमें जो है महर्षि भर्तृहरि ने किया है। अब जो है अगला प्रश्न है मित्रों, स्वाभिमान और सम्मान के पात्र होते हैं। कौन होते हैं? ए राजा, बी धनवान, सी विद्वज्जन, डी राज्याधिकारी। तो इसमें सही विकल्प है बच्चों सी विद्वज्जन। तो हम सी विकल्प पर ट्रिक करते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, सत्संगति के प्रभाव से मनुष्य की बुद्धि तीव्र होती है, बी सत्य और सदाचरण में उसकी प्रवृत्ति होती है, सी मान मर्यादा और प्रतिष्ठा प्राप्त करता है, डी पाप आदि से मुक्त होकर उपर्युक्त सभी सद्गुण विकसित होते हैं। तो इसमें सही विकल्प है बच्चों डी पाप आदि से मुक्त होकर उपर्युक्त सभी सद्गुण विकसित होते हैं। अब बच्चों हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। धन की कौन सी गति नहीं होती है? मतलब धन की कौन सी गति नहीं होती है? कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आपके दिमाग में थोड़ा सा प्रश्न पढ़ते हैं और लगता है पढ़ देंगे कि धन की कौन सी गति होती है, बस इसी में आप किसी एक पे मार देंगे, जो कि गलत हो जाएगा। तो इसमें 4 विकल्प है। ए है दान, बी भोग, सी नाश और डी संतोष प्राप्ति। तो मित्रों इसका सही विकल्प होगा डी संतोष प्राप्ति, क्योंकि धन की 3 गतियां होती हैं, दान, भोग और नाश। तो हम जो है डी विकल्प पे ट्रिक करते हैं। महाराज भर्तृहरि की प्रमुख रचनाएं हैं। इसका अगला प्रश्न है, महाराज भर्तृहरि की प्रमुख रचनाएं हैं क्या है? ए नीति शतकम, बी श्रृंगार शतकम, सी वैराग्य शतकम और डी उपरोक्त तीनों ही या उपर्युक्त तीनों ही। तो इसमें सही विकल्प है डी उपयुक्त तीनों ही रचनाएं महाराज भर्तृहरि की है, क्योंकि नीति शतकम, श्रृंगार शतकम और वैराग्य शतकम ये तीनों ही रचनाएं महाराज भर्तृहरि की हैं। अब हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। नीति शतकम अपनी गेयता के कारण ए विकल्प है गीति काव्य है, बी रीति काव्य है, सी वक्रोक्त युक्त काव्य है, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही विकल्प है बच्चों ए गीति काव्य है। नीति शतकम अपनी गेयता के कारण जो है गीति काव्य है। अगला प्रश्न है, छाएव मैत्री खल सज्जना नाम। यहाँ अलंकार है, इसमें कौन सा अलंकार है? ए रूपक, बी उपमा, सी यमक और डी उत्प्रेक्षा। तो इसमें मित्रों सही विकल्प है बी उपमा। तो हम बी पे ट्रिक करते हैं। यू लगा हुआ है, आप जानते हैं यू शब्द जो है उपमावाचक होता है, तो छाएव में यू लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पे जो है उपमा हुआ। यू उत्प्रेक्षावाचक भी होता है, लेकिन यहाँ पे जो है उत्प्रेक्षा नहीं है, यहाँ पे जो है ये उपमा अलंकार है।
अब हम अगले प्रश्न पे चलते हैं बच्चों। एको नारी सुंदरी वा दरी वा, यहाँ दरी पद का अर्थ है। दरी पद का अर्थ क्या है यही इसमें बताना है। तो इसमें 4 विकल्प है। ए है कुरु, बी गुफा, सी बिछौना, डी निवास स्थान। तो इसका सही विकल्प है मित्रों बी गुफा। दरी का तात्पर्य गुफा से है। अब हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। मूर्धनि वा सर्वलोकस्य, श्लोकांश में मूर्धनि का अर्थ है। मूर्धनि से क्या क्या तात्पर्य है इसी को बताना है। इसमें 4 विकल्प है। ए आगे, बी पीछे, सी नीचे, डी ऊपर। तो बच्चों इसमें सही विकल्प जो है डी है ऊपर। मूर्धनि से तात्पर्य जो है ऊपर से है, इसलिए हम डी विकल्प को ट्रिक करते हैं। अब बच्चों हम अगले प्रश्न पे चलते हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण सुक्ति के बारे में पूछा गया है। सहसा विदधीत न क्रियां, यह किस कवि का प्रिय श्लोक है। तो 4 विकल्प है। ए भारवी, बी माघ, सी कालिदास, डी भवभूति। तो बच्चों इसमें जो है सही विकल्प है ए भारवी। सहसा विदधीत न क्रियां, यह भारवी का प्रिय श्लोक है। इसी श्लोक पे, इसी सुक्ति पर भारवी को बहुत सारा पुरस्कार मिला था। तो बच्चों हम ए विकल्प भारवी पे ट्रिक करते हैं। भारवी, अगला प्रश्न है बच्चों, भारवी किसके उपासक थे, मतलब किस देवता को मानने वाले थे, किसके उपासक थे। इसमें 4 विकल्प है। ए ब्रह्मा, बी शिव, सी विष्णु, डी सूर्य। तो बच्चों इसमें सही विकल्प है बी शिव। भारवी जो है शिव के उपासक थे। अगला प्रश्न है बच्चों, बृहत्त्रयी में कौन सा महाकाव्य नहीं है। अभी हम आपको संस्कृत साहित्य एक सामान्य परिचय वीडियो अपलोड किए थे, उसके बारे में बताए भी हैं, सभी ग्रंथों के बारे में, कि उसके बारे में पूरा डिटेल दिए हैं। उसी में यह भी बताए हैं कि बृहत्त्रयी में कौन कौन सी रचनाएं आती हैं और लघुत्रयी में। तो इसमें दिया है कि बृहत्त्रयी में कौन सा महाकाव्य नहीं है। तो आप जानिए कि ए है किरातार्जुनीयम, बी है शिशुपाल वधम, सी है रघुवंश महाकाव्यम और डी है नैषधि चरितम। तो इसका सही विकल्प है सी रघुवंश महाकाव्यम। तो बच्चों हम सी पे ट्रिक करते हैं, क्योंकि किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वधम और नैषधि चरितम यह तीनों ग्रंथ जो है बृहत्त्रयी के अंतर्गत आता है। अब बच्चों अगले प्रश्न पे चलते हैं। किरातार्जुनीयम में कितने सर्ग हैं। तो किरातार्जुनीयम में कितने सर्ग हैं बच्चों। ए विकल्प है 17, बी विकल्प है 18 और सी विकल्प है 19 और डी विकल्प है 20। तो बच्चों इसका सही विकल्प है बी 18। किरातार्जुनीयम में 18 सर्ग हैं। 17 सर्ग जो है कुमार संभवम में है, 19 सर्ग रघुवंशम में है और 20 सर्ग शिशुपाल वधम में है, इसलिए इसका सही विकल्प है बी 18। अब हम बच्चों अगले प्रश्न पे चलते हैं। अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध है। अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध है, कौन प्रसिद्ध है। इसमें 4 कवियों का नाम दिया है। ए कालिदास, बी दंडी, सी भारवी, डी माघ। तो बच्चों इसमें सही विकल्प है सी भारवी। इसमें जो है तो हम सी पे ट्रिक करते हैं, भारवी पे, क्योंकि भारवी का अर्थ गौरव बहुत ही चमत्कारिक है और उनका काव्य अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध है। आचार्य मल्लिनाथ ने कहा भी है, नारिकेल फल संमितम वचन। भारवी का काव्य जो है नारियल के समान है। अगला प्रश्न है मित्रों, नो नो ननु नो नुन्नो नो ना 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 ननु, यह श्लोक किस ग्रंथ से संबंधित है। यह जो है देखिए कई वर्ड की बार बार आवृत्ति हुई है। तो यह श्लोक किस ग्रंथ से संबंधित है। इसमें 4 विकल्प है। ए भारवी के किरातार्जुनीयम से, बी माघ के शिशुपाल वधम से, सी कालिदास के रघुवंशम से और डी है वाल्मीकि के रामायण से। तो बच्चों इसमें सही विकल्प है ए भारवी के किरातार्जुनीयम से। भारवी ने अपने ग्रंथ किरातार्जुनीयम में इसका वर्णन किया है, तो यह जो है भारवी के किरातार्जुनीयम से संबंधित है। मित्रों यह जो है भारवी का एकाक्षर श्लोक है, इसमें केवल नकार का प्रयोग हुआ है। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। ब्रजन्ति ते मूढ़धियः पराभवम्, यह सुक्ति किसकी है। इसमें 4 विकल्प है। ए माघ, बी दंडी, सी भारवी, डी कालिदास। तो मित्रों इसका सही विकल्प है सी भारवी। यह सुक्ति भारवी की है। अगला प्रश्न है, किस महाकाव्य के प्रथम 3 सर्गों को पाषाण त्रय कहा गया है। इसमें विकल्प है ए रघुवंशम, बी किरातार्जुनीयम, सी नैषधि चरितम, डी कुमार संभवम। तो इसमें सही विकल्प है बी किरातार्जुनीयम। किरातार्जुनीयम में मित्रों शुरू के जो 3 सर्ग हैं वह विशेष कठिन है, इसीलिए इसको पाषाण त्रय की संज्ञा दी गई है या पाषाण त्रय कहा गया है। अब हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारवी का वास्तविक नाम था।
विकल्प ए रत्नाकर, बी श्रीधर, सी दामोदर, डी नारायण स्वामी। तो इसका सही विकल्प है सी दामोदर, इसलिए जो है हम सी पर टिक करते हैं। भारवी का वास्तविक नाम मित्रों दामोदर है। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग के अंत में कौन सा शब्द प्रयुक्त हुआ है? ए लक्ष्मी, बी श्री, सी सरस्वती, डी गुरुनाम। तो मित्रों इसका सही विकल्प है ए लक्ष्मी, क्योंकि किरातार्जुनीयम के प्रत्येक सर्ग के अंत में जो है लक्ष्मी शब्द का प्रयोग हुआ है। अब हम मित्रों अगले प्रश्न पर चलते हैं। आतपत्र किस कवि की उपाधि है? आतपत्र किस कवि की उपाधि है? ए विकल्प है माघ, बी भारवी, सी कालिदास, डी श्रीहर्ष। तो इसमें सही विकल्प है बच्चों बी भारवी। आतपत्र उपाधि जो है महाकवि भारवी को दी गई है। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। श्रेया कुरुणामधीप श्रीपालिनी किस प्रकार का मंगलाचरण है? इसमें ए आशीर्वादात्मक, बी नमस्कारात्मक और सी वस्तु निर्देशात्मक, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही विकल्प है मित्रों सी वस्तु निर्देशात्मक। महाकवि भारवी की रचना किरातार्जुनीयम का मंगलाचरण जो है उसमें वस्तु निर्देशात्मक है, वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है उनका। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो बच्चों हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारवी की शैली में कौन सा तत्व प्रधान है? इसमें 4 विकल्प है। ए ओज प्राधान्यता, बी वैदर्भी रीति की प्रधानता, सी गौड़ी रीति की प्रधानता, डी अर्थ गौरवता। बच्चों इसका सही विकल्प है डी अर्थ गौरवता। भारवी के काव्य में अर्थ गौरव की प्रधानता है। अर्थ गौरव का तात्पर्य है अल्प शब्दों में प्रभूत अर्थ का सन्निवेश, अर्थात गागर में सागर भरना। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अर्थ गौरव का अर्थ है, यह भी प्रश्न उसी से मिलता जुलता है बच्चों, कि कह रहे हैं कि अर्थ गौरव का अर्थ है। इसमें पहला विकल्प है ए गौरव गरिमा से युक्त बातें कहना, दूसरा है बी शब्द से ज्यादा अर्थ पर जोर देना, सी थोड़े से शब्दों में ज्यादा अर्थ कह देना, और डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही विकल्प है सी थोड़े से शब्दों में ज्यादा अर्थ कह देना। भी हम आपको बताए हैं कि गागर में सागर भरना, के अल्प शब्दों में प्रभुत अर्थ का सन्निवेश। तो मित्रों इसमें सही विकल्प है सी, हम सी पर टिक करते हैं। अब अगला प्रश्न है। भारवी इस शब्द का अर्थ है। भारवी इस शब्द का अर्थ है क्या है? पहला विकल्प है जिसको रवि अर्थात सूर्य की चमक भाए, दूसरा है बी भार को ढोने वाला, इसमें वाला छूट गया है, भार को ढोने वाला, तीसरा विकल्प है सी सूर्य की कांति, और चौथा विकल्प है डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो बच्चों इसका सही विकल्प है सी सूर्य की कांति। इसमें कहने का तात्पर्य है रवि, रवि सूर्य को कहते हैं, भा माने भास माने चमकीला, जिस जो चमकता हो, तो सूर्य जो है चमकता है, उसकी किरणें प्रखर होती हैं, तो इसलिए भारवी इस शब्द का अर्थ जो है सूर्य की कांति से हुआ है। अब मित्रों हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। किरातार्जुनीयम रचना साहित्य की किस विधा के अंतर्गत आती है? तो इसके लिए आप जो है हमारी वीडियो किरातार्जुनीयम पे पूरा अध्ययन कीजिए, देखिए, उसको पढ़िए, समझिए, आपके सभी प्रश्नों का हल मिल जाएगा। इसमें जो है 4 विकल्प है। ए गीति काव्य, बी खंड काव्य, सी महाकाव्य, डी स्तोत्र काव्य। तो इसका सही विकल्प है बच्चों सी महाकाव्य। तो हम जो है सी पर ट्रिक करते हैं। अब अगला प्रश्न है। मेघदूतम रचना साहित्य की किस विधा के अंतर्गत, मतलब मेघदूतम साहित्य की किस विधा के अंतर्गत आता है? तो इसमें भी 4 विकल्प है। ए नाटक, बी खंड काव्य, सी गीति काव्य, डी स्तोत्र काव्य। तो मित्रों इसमें भी हमारी एक वीडियो है मेघदूतम सामान्य का सामान्य परिचय, तो इसको जब आप पूरी वीडियो देखेंगे तो आपके सभी प्रश्नों का उत्तर उसमें भी प्राप्त हो जाएगा। तो इसका सही विकल्प है सी गीति काव्य। तो हम सी को ट्रिक करते हैं। मेघदूतम रचना साहित्य की गीति काव्य विधा के अंतर्गत आती है। अगला प्रश्न है बच्चों, मेघदूतम में किस छंद का प्रयोग हुआ है? मेघदूतम में किस छंद का प्रयोग हुआ है? इसमें 4 विकल्प है। ए शार्दूल विक्रीडितम, बी मंदाक्रांता, सी मालिनी, डी उपर्युक्त सभी का। तो इसमें बच्चों जो है मंदाक्रांता छंद का प्रयोग हुआ है, और हम मंदाक्रांता बी विकल्प को ट्रिक करते हैं। अब अगला प्रश्न है। मेघदूतम को संस्कृत साहित्य में एक नवीन काव्य प्रकार की उद्भावना का श्रेय प्राप्त है, जो इस नाम से विख्यात है। ए संदेश काव्य, बी खंड काव्य, सी गीति काव्य, डी स्तोत्र काव्य। इसमें जो है सही विकल्प है बच्चों ए संदेश काव्य।
मेघदूतम में संस्कृत साहित्य में एक नवीन काव्य प्रकार की उद्भावना का श्रेय है, जो कि संदेश काव्य है, क्योंकि इसमें यक्ष जो है अपनी प्रियतमा के पास मेघ से संदेश भेजता है, उस आधार पर यह संदेश काव्य भी कहा गया। अब अगला प्रश्न है, मेघदूतम के रचयिता हैं। मेघदूतम के रचयिता हैं, इसमें 4 विकल्प है। ए भारवी, बी कालिदास, सी भवभूति। मित्रों इसमें जो है सी भवभूति है, लेकिन इसका ती छूट गया है, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है, और डी जो है श्रीहर्ष है। तो इसका सही विकल्प है, मेघदूतम के रचयिता हैं बी कालिदास। तो मित्रों हम सही विकल्प बी को टिक करते हैं। अब अगला प्रश्न है, कालिदास किसी एक विशिष्ट अलंकार के प्रयोग में अतुलनीय है, और वह अलंकार है। कौन सा अलंकार है? इसमें 4 अलंकार हैं। ए रूपक, बी श्लेष, सी अनुप्रास और डी उपमा। तो मित्रों इसमें सही विकल्प है डी उपमा। कालिदास जो है उपमा अलंकार में सिद्धहस्त है, जिसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती है। तो इनका सही विकल्प है इसका डी। हम डी को टिक करते हैं। अब अगला प्रश्न है बच्चों, मेघदूतम का नायक है। मेघदूतम का नायक है, इसमें भी 4 विकल्प है। ए देवता, बी मनुष्य, सी यक्ष, डी किन्नर। तो इसमें सही विकल्प है सी यक्ष। मेघदूतम का नायक यक्ष है। और अगला प्रश्न है, मेघदूतम का प्रधान रस है। मेघदूतम का प्रधान रस है। ए श्रृंगार रस, बी करुण रस, सी शांत रस, डी वीर रस। तो इसका सही विकल्प है मित्रों ए श्रृंगार रस। मेघदूतम का प्रधान रस जो है श्रृंगार रस है। इसमें चूंकि श्रृंगार रस ही दिया, इसलिए श्रृंगार रस भी लगाइएगा, और अलग से देता है विप्रलंब श्रृंगार या वियोग श्रृंगार, तब हम उसमें ट्रिक करेंगे। अगला प्रश्न है बच्चों, मेघदूतम काव्य कितने भागों में विभक्त है। अभी हम आपको बता रहे थे कि मेघदूतम एक सामान्य परिचय और मेघदूतम प्रश्नोत्तरी हमारी वीडियो लोड है, उसको आप देखिए तो इससे संबंधित सारी समस्या का समाधान हो जाएगा, सारे प्रश्नों का उत्तर आपको प्राप्त हो जाएगा। तो मेघदूतम में 4 विकल्प हैं। ए 2, बी 3, सी 4 और डी 5। तो बच्चों मेघदूतम जो है 2 भाग में विभक्त है, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ, इसलिए इसका सही विकल्प है ए। हम ए को ट्रिक करते हैं। अगला प्रश्न है, मेघदूतम काव्य में नायक विरही यक्ष को किस कारण से अपनी नायिका से दूर जाना पड़ा। पत्नी अपने पिता के घर चली गई थी, बी पति पत्नी में कुछ वैमनस्य हो गया था, सी अपने कर्तव्य पालन में भूल करने के कारण शापवश, डी अपने कर्तव्य पालन में परदेश जाने के कारण। तो इसका सही विकल्प है बच्चों सी अपने कर्तव्य पालन में भूल करने के कारण। इसमें साफ बस नहीं है, अपने कर्तव्य में भूल करने के कारण ही इसको जो है अपनी प्रीतमा से दूर रहना पड़ा। अगला प्रश्न है, विरहिणी यक्षिणी कहाँ निवास कर रही थी। विरहिणी यक्षिणी कहाँ निवास कर रही थी। इसमें 4 विकल्प है। ए उज्जैनी, बी काशी में, सी अलकापुरी में, डी विदर्भ में। तो इसका सही विकल्प है मित्रों सी अलकापुरी में। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। मेघदूतम के कथानक का मूल स्रोत है। मूल स्रोत क्या है। ए ऐतिहासिक, बी कवि कल्पित, सी जनश्रुति पर आधारित, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही विकल्प है मित्रों बी कवि कल्पित। मेघदूत के कथानक का मूल स्रोत जो है कवि कल्पित है। कवि अपना कथानक लेकर के अपनी कल्पना से भी उसमें अंतर किए हैं, जिससे उनका जो है मेघदूतम बहुत ही रमणीय हो गया, बहुत ही अच्छा हो गया है। यक्ष को, अब अगला प्रश्न है, यक्ष को कितनी अवधि के लिए अपनी पत्नी से दूर रहना था। ए 1 वर्ष, बी 2 वर्ष, सी 6 माह, डी आजीवन। तो इसमें सही विकल्प है मित्रों ए 1 वर्ष। यक्ष को 1 वर्ष के लिए अपनी पत्नी से दूर रहना था। अगला प्रश्न है मित्रों, अंतर धन राष्ट्रीय, इसको जब हम जोड़ेंगे, इसमें संधि करेंगे तो ये क्या बनेगा, कौन से शब्द की उत्पत्ति होगी इसको जोड़ने पर। तो इसमें ए विकल्प है अंतरराष्ट्रीय, बी अंतरराष्ट्रीय, सी अंतरराष्ट्रीय, डी अंतरराष्ट्रीय। तो इसमें मित्रों जो है सही विकल्प है ए अंतरराष्ट्रीय शब्द बनेगा। अगला प्रश्न है, अंतस्थ वर्ण है। अंतस्थ वर्ण है, ए है क च द प, बी है य म ङ ण न, और सी है श श श ह। इसमें जो है तालव्य स आधा हो गया है, लिखने में गड़बड़ी है, इसको पूरा समझिएगा, हलंत श ये होगा, और चूंकि पास पास हो गया इसलिए एक में जुड़ गया है। ऐसे ही डी विकल्प में य व र ल है, लेकिन यहाँ जो है र बाद में आया है। खैर आप ये ध्यान में रखिए कि अंतस्थ वर्ण जो है य व र ल है। इसका सही विकल्प है मित्रों डी। तो हम डी पर ट्रिक करते हैं। अब हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। यह है 96। 96 को संस्कृत में क्या कहेंगे। इसका विकल्प 4 है। ए षड्नवति है, बी षडवति है, सी षोढ़ानवति और डी षष्ठनवति। मित्रों इसका सही विकल्प है बी षडवति। षडवति है 96 को कहते हैं। मित्रों
पेपर में बहुत सारी गिनती को जो है संस्कृत में पूछते हैं या संस्कृत में दे करके हिंदी में पूछते हैं कि इसका क्या होगा, इसलिए आप गिनती पर भी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि थोड़ी सी गलती होती तो आपके प्रश्न गलत हो जाते हैं। अब हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। छाछठ को संस्कृत की संख्या में क्या कहेंगे, मतलब छाछठ को संस्कृत में हम क्या कहेंगे? षठ षष्ठी है, षड षष्ठी है, षट षष्ठी है, षष्ठ षष्ठी। देखिए लिखने में अंतर है, इसका सही विकल्प है सी, षट षष्ठी। षट षष्ठी देखिए ए भी है, लेकिन उसमें षट के ट में हलंत नहीं लगा है, इसलिए उसको सही नहीं माना गया है। सी में जो है षट के ट में हलंत लगा है, इसलिए षट षष्ठी यही विकल्प सही है, तो हम सी पे टिक करते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, ढक प्रत्यय के स्थान पर आदेश होगा। ढक प्रत्यय के स्थान पर आदेश होगा, क्या होगा? इसमें जो है इसका विकल्प 4 है। ए आयन, बी ए, सी ईय। य पे हलंत की जगह जो है ये दीर्घ की मात्रा दिखा रहा है, इसको आप हलंत मानिएगा, हलंत यहाँ पे है। और डी है ईय, तो इसमें सही विकल्प है मित्रों बी एय। ढक प्रत्यय के स्थान पर एय होगा। अब हम जो है अगले, तो मित्रों हम बी को ट्रिक करते हैं ए। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। रामेण बाणेन हतो बाली में करण कारक है। इसमें क्या है कि रामेण बाणेन हतो बाली में करण कारक है ए राम, बी बाण, सी बाली, डी उपर्युक्त सभी। तो इसमें सही विकल्प है मित्रों बाली। रामेण बाणेन हतो बाली में करण कारक जो है बाली है। तो अब अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय में प्रत्यय है। राष्ट्रीय में प्रत्यय है, कौन सा प्रत्यय लगा के राष्ट्रीय शब्द की निष्पत्ति हुई है? इसमें 4 विकल्प हैं ए घ, बी ढ, सी ख, डी छ। तो इसका सही विकल्प है मित्रों ए घ, तो हम ए पर ट्रिक करते हैं। अगला प्रश्न है मित्रों, दासर्थी में प्रत्यय है। इसमें 4 विकल्प है ए अड़, बी जो है 2 बार बी ही लिखा गया है, सी विकल्प इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है, तो बी य और डी य है। तो मित्रों इसका सही विकल्प बी ही है, यह है य, तो हम जो है बी पर ट्रिक करते हैं। अब जो है अगले प्रश्न पे चलते हैं। दुह धातु लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप होगा। कौन सा रूप होगा? ए दोच्छति, बी धोच्छति, सी दुह्यति, डी दोहिष्यति। तो इसका सही विकल्प है बच्चों बी धोच्छति। दुह धातु लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप होगा धोच्छति, मतलब बी विकल्प पे हम ट्रिक करते हैं। बच्चों अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। हन धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप होगा। इसमें हन धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप होगा। ए है हंतु, बी है हनंतु, और सी है घ्नन्ति, घ्नन्ति, और डी है हन्यता। तो मित्रों इसका सही विकल्प होगा सी घ्नन्ति। अब आप इसके शब्द को लेकर के भ्रम में पड़ सकते हैं कि हन है तो हन्यंताम होगा, हनंतु हो जाएगा, इस ढंग का होगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा, इसमें जो है घ्नन्ति होगा। तो हम सी विकल्प पर ट्रिक करते हैं। अब अगला प्रश्न है, ब्रू धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप होगा। इसका 4 विकल्प है ए ब्रवीति, बी ब्रत, सी ब्रुवति, डी ब्रवीति। तो इसका सही विकल्प है ए ब्रवीति, तो मित्रों हम ए को ट्रिक करते हैं। अगला प्रश्न है, गुरु शब्द का चतुर्थी एक वचन में रूप होगा। इसका चतुर्थी एक वचन में रूप होगा मित्रों, इसमें 4 विकल्प है। विकल्प ए है गुरुवे, गुरुवे, विकल्प बी है गुरु, विकल्प सी है गुराय, और विकल्प डी है गुरुवाय। तो इसमें सही विकल्प होगा मित्रों गुरुवे। इसमें यह लिखा गया है वो की जगह पे, इसका सही विकल्प है ए गुरुवे। अब अगला प्रश्न है, पितर में विभक्ति है। पितर में विभक्ति जो है 4 विकल्प है, षष्ठी, चतुर्थी, सप्तमी, पंचमी। तो मित्रों इसमें जो है सही विकल्प है सी सप्तमी। पितर में सप्तमी विभक्ति है, सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप है पितरी। अब अगला प्रश्न है, संस्कृत के संख्यावाचक शब्दों के अनुसार 15 को कहते हैं। ए है पंचाशत, बी है पंचदश, सी है पंचापंच, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों इसका सही विकल्प है बी पंचदश। जैसे 10 को 10 कहते हैं और 5 को पंच कहते हैं, दोनों को मिला दिए तो पंचदश। तो इसमें सही विकल्प है बी, हम बी को ट्रिक करते हैं। अब हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। 80 की संख्या को संस्कृत में कहते हैं। 80 की संख्या को संस्कृत में क्या कहते हैं? ए है अशीति, बी अष्टादश, सी अष्टाविंशति, और डी है अष्टाशीति। तो इसमें सही विकल्प है बच्चों ए अशीति। 80 की संख्या को संस्कृत में अशीति कहते हैं। अब जो है अगला प्रश्न है, एकोनविंशति को हिंदी में कहते हैं। एकोनविंशति को हिंदी में क्या कहते हैं? ए 120, बी 21, सी 20, डी 19। तो इसका सही विकल्प है बच्चों डी 19।
एकोनविंशति का मतलब यह है कि 20 में एक कम, तो 20 में एक कम यानी 19। तो हमारा सही विकल्प है डी, और हम डी पर टिक करते हैं। मित्रों अगला प्रश्न है, 50 को हिंदी में कहते हैं, 50 को हिंदी में कहते हैं 500 या 55, सी विकल्प है 50 और डी है 15। तो इसका सही विकल्प है सी 50, कि 50 को हिंदी में 50 कहते हैं। तो हम सी विकल्प पर टिक करते हैं। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द में इको यणच से संधि हुई है? ए प्रत्येकः, बी भवनम, सी परोपकारः, डी अत्रैकः। तो मित्रों इसमें सही विकल्प है ए प्रत्येकः। प्रत्येकः में जो है इको यणच से संधि हुई है। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। आठ गुणा से निम्नलिखित में से किस शब्द में गुण संधि हुई है? ए गुरुआज्ञा, बी नायक, सी गंगोधर, डी गंगोदकम। तो मित्रों इसमें जो है सही विकल्प है डी गंगोदकम। गंगोदकम में गुण संधि हुई है, आठ गुण से इसमें गुण संधि हुई है। अगला प्रश्न है बच्चों, संस्कृत व्याकरण के अनुसार हल का अर्थ है। संस्कृत व्याकरण के अनुसार हल को क्या कहते हैं? यह हल का ल जो है हलंत होगा। इसका चार विकल्प है, ए स्वर, बी व्यंजन, सी अनुनासिक और डी है अननुनासिक। तो इसका सही विकल्प है, संस्कृत व्याकरण के अनुसार हल का अर्थ है व्यंजन। तो हम बी को ट्रिक करते हैं, इसका सही विकल्प है बी व्यंजन। अब अगला प्रश्न है बच्चों, हर संधि होती है जब? पहला विकल्प इसका है स्वर के बाद व्यंजन आए, बी है स्वर के बाद स्वर आए, सी है व्यंजन के बाद व्यंजन आए, डी है इनमें से कोई सही नहीं। तो मित्रों इसमें सही विकल्प है सी व्यंजन के बाद व्यंजन आए। तो हम सी को ट्रिक करते हैं। अगला प्रश्न है मित्रों, उज्ज्वला शब्द में कौन कौन वर्ण समीप आने पर संधि हुई है? ए ज धन ज, बी द धन ज, सी छ धन ज और डी ज धन ज। तो इसका सही विकल्प है मत मित्रों बी द धन ज, द और ज में संधि हुई है। अब हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। समास का अर्थ है, समास का क्या अर्थ है? ए है मास सहित, बी है संक्षिप्तीकरण, सी है समान आस वाला और डी है इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों समास में जो क्या होता है, संक्षिप्तीकरण होता है, इसको इसका संक्षेप में कर दिया जाता है इसको, इसलिए इसका सही विकल्प है बी संक्षिप्तीकरण। तो हम बी पे ट्रिक करते हैं। बच्चों अब हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अव्ययी समास का प्रथम पद होता है ए प्रत्यय, बी संख्यावाचक, सी उपसर्ग और डी है अव्यय। तो बच्चों इसका सही विकल्प है डी अव्यय, क्योंकि अव्ययी समास का प्रथम पद अव्यय होता है। सी है, अगला प्रश्न है बच्चों, द्विगु समास का प्रथम पद होता है। द्विगु समास का प्रथम पद होता है ए संख्यावाचक, बी विशेषणवाचक, सी उपमानवाचक और डी इनमें से कुछ नहीं। तो बच्चों इसका सही विकल्प है ए संख्यावाचक, क्योंकि कहा गया है कि संख्या पूर्वे द्विगु, जिसमें पूर्व में संख्या होती है वहां पे द्विगु समास होता है। अब जो है बच्चों अगला प्रश्न है, अन्य पद प्रधान जिस समास में होता है उसे कहते हैं? ए तत्पुरुष समास, बी कर्मधारय समास, सी बहुब्रीहि समास और डी है अव्ययी भाव समास। तो इसका सही विकल्प है बच्चों सी बहुब्रीहि समास, जिसमें अन्य पद प्रधान होता है जिस समास में उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे पीताम्बरम है बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास का उदाहरण है पीताम्बरम, इसका विग्रह होता है पीतम अम्बरम यस्य स। वैसे ही एक शब्द है रूपवत भार्य, समास सामासिक पद है रूपवत भार्य, जिसका विग्रह होगा रूपवती भार्या यस्य, यह भी बहुब्रीहि समास है। तो इसमें जो है अन्य पद जिसमें प्रधान होता है उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। तो हमारा सही विकल्प है सी, हम सी पर ट्रिक करते हैं। अब मित्रों हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। समानाधिकरण तथा व्यधिकरण किस समास के भेद हैं? इसमें चार विकल्प है, ए कर्मधारय, बी अव्ययी भाव, सी बहुब्रीहि, डी तत्पुरुष। तो इसमें सही विकल्प है मित्रों इसमें सही विकल्प है डी तत्पुरुष। तो हम तत्पुरुष पर ट्रिक करते हैं। अगला प्रश्न है, क्रियान्वयित्वम कारकत्वम, अर्थात क्रिया से संबंधित पद कारक की श्रेणी में आता है। इस परिभाषा के अनुसार कौन सी विभक्ति कारक नहीं है? यहाँ ध्यान देने की बात है, कभी कभी आप प्रश्न पढ़ते हैं और पढ़ लेंगे कि कौन सी विभक्ति कारक है, तो आपका प्रश्न गलत हो जाएगा। इसलिए जो है आप इस प्रश्न को, इस तरह के प्रश्न को ध्यान से पढ़िए कि इस परिभाषा के अनुसार कौन सी विभक्ति कारक नहीं है। इसमें चार विकल्प है, ए प्रथमा, बी तृतीया और सी षष्ठी और डी सप्तमी। तो मित्रों इसमें सही विकल्प है सी षष्ठी, मतलब क्रियान्वयित्वम कारकत्वम के अनुसार षष्ठी विभक्ति कारक नहीं है। अब बच्चों हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, अकारांत शब्द से आप क्या समझते हैं? इसका विकल्प है ए जिस शब्द का अंतिम वर्ण ह्रस्व अ हो, बी जिस शब्द का अंतिम वर्ण दीर्घ आ हो, सी जिस शब्द का अंतिम वर्ण ह्रस्व अ अथवा दीर्घ आ हो,
डी, इनमें से कोई सही नहीं है। तो इसका सही विकल्प है बच्चों ए, जिस शब्द का अंतिम वर्ण ह्रस्व अ हो। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। बालक शब्द के सप्तमी विभक्ति एक वचन में रूप बनता है। ए रामस्य, बी रामात, सी रामाय, डी रामे। तो इसमें सही विकल्प है बच्चों डी रामे। बालक शब्द के सप्तमी विभक्ति एक वचन में रामे रूप बनता है। अब हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। हरे शब्द के रूपों में हरौ रूप किस विभक्ति का कौन सा वचन का रूप है? ए द्वितीया विभक्ति द्विवचन, बी प्रथमा विभक्ति का द्विवचन, सी षष्ठी विभक्ति का एक वचन, डी सप्तमी विभक्ति का एक वचन। तो इसमें जो है सही विकल्प है बच्चों सप्तमी विभक्ति का एक वचन, क्योंकि हरे शब्द के रूप में हरौ रूप जो है सप्तमी विभक्ति एक वचन में बनता है। तो बच्चों हम डी पर ट्रिक करते हैं। अब हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। लता शब्द के सप्तमी विभक्ति के एक वचन का रूप है। इसका चार विकल्प है। ए लते, बी लती, सी लतायाम, डी लतासु। तो बच्चों इसका सही विकल्प है सी लतायाम। लता शब्द के सप्तमी विभक्ति के एक वचन का रूप लतायाम है। आप भ्रम में मत पड़िएगा, क्योंकि जैसे रामे होता है सप्तमी विभक्ति एक वचन में, वैसे सोचिए कि लते होगा, ऐसा नहीं। लता शब्द जो है स्त्रीलिंग है, इसलिए सप्तमी विभक्ति के एक वचन का रूप लतायाम होगा। अब हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। फलम शब्द नपुंसक लिंग में है, इसमें फले रूप निम्न किस विभक्ति में नहीं आता? देखिए बहुत ध्यान देने की जरूरत है। प्रश्न में आधा पढ़ते हैं तो लगता है कि बस यही पूछा है निम्न किस विभक्ति में आता है, बस आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो प्रश्न को ध्यान से पढ़िए कि फलम शब्द नपुंसक लिंग में है, इसमें फले रूप निम्न किस विभक्ति में नहीं आता? तो इसका सही विकल्प है सी पंचमी, क्योंकि ए विकल्प है प्रथमा, बी है द्वितीया। तो फले जो है प्रथमा में भी आता है, द्वितीया में भी आता है, और डी विकल्प है सप्तमी। तो सप्तमी में भी बनता, मतलब फले शब्द जो है रूप जो है प्रथमा द्वितीया सप्तमी तीनों में बनता है। तो बच गया हमारा विकल्प सी पंचमी। तो हम पंचमी सी पे ट्रिक करते हैं। हाँ तो बच्चों हमारा मॉडल पेपर यहीं तक है और हम इसको यहीं पे समाप्त करते हैं। और हमारी शुभकामना है कि इसमें से आपके ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न परीक्षा में मिलें, ताकि आप उसको सही कर पाएँ और परीक्षा में सफलता प्राप्त करें। तो मित्रों अगर हमारा ये मॉडल पेपर आपको पसंद आया हो तो उसको लाइक कीजिए, अपने मित्रों में शेयर कीजिए कि अधिक से अधिक लोग उसका लाभ ले सकें। और यदि हमारे चैनल में आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाल बटन ज़रूर दबाइएगा, ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इसी शुभकामना के साथ धन्यवाद।